नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार, नए मंत्रिमंडल ने कल शपथ ले ली और एक दो दिन में विभागों का आवंटन हो जाएगा। नई सरकार के मंत्री अपने अपने कार्यभार को संभाल लेंगे। लेकिन दो सवाल ऐसे हैं जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हुए। पहला सवाल यह है, ये सरकार कितनी स्थिर रहेगी। खासतौर पर नीतीश को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरा सवाल यह है, क्या पूर्व की तरह ये सरकार बड़े फैसले लेने में सक्षम होगी? क्या ये बड़े फैसले अब भी कर पाएंगी? तमाम बड़े फैसले हैं जो भी लाइन में करने के लिए, क्या ये सरकार कर पाएगी? राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसा पर। सरकार के लिए इस समय गले की हड्डी, सरकार के लिए कितनी पता नहीं, जो सरकार के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, उनके लिए इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है नीतीश कुमार, बिहार वाले, जिन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं। और सभी कह रहे हैं कि पलटू चाचा कब पलट जाएंगे इसका भरोसा नहीं किया जाए। तो इंडी गठबंधन वालों की भी उम्मीदें बहुत सारी उन पर टिकी है कि चाचा कभी तो पलटेंगे, और चाचा पलटेंगे तो हमारा काम बनेगा। और वहीं बीजेपी वालों की भी सारी आशंकाएं जो हैं वो पलटू चाचा पर टिकी हुई। बीजेपी वालों की भी जितनी भी आशंकाएं हैं वो पलटू चाचा पे आके टिक जाती हैं। वैसे तो जो नियम है हमारे संवैधानिक, उनके अनुरूप बात यह है कि अभी सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सरकार संसद में अपना बहुमत भी साबित करेगी, ये औपचारिकताएं होनी है। और जैसे ही सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी तो उसके बाद 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव की कोई संभावना नहीं। ये नियम होता है कि सरकार को मजबूर नहीं कर सकता है पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव संसद में ले आए एक बार 6 महीने, एक बार बहुमत साबित होने के 6 महीने तक। और अगले 6 महीने चूँकि कोई विशेष संकट नहीं रहने जा रहा है, असली कहानी उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि अगली साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे 2025 में। और तब तक नीतीश चाचा को संभाल के रखना इस सरकार का सबसे बड़ा काम होगा। स्पेशली मेरी समझ से तो मोदी जी को ऐसी काम के लिए एक मंत्री नियुक्त कर देना चाहिए कि वो टाइम टाइम पे नीतीश चाचा को मालिश देता रहे कि वो गड़बड़ ना करें। अब कम से कम इस चुनाव में जो बीजेपी को कम सीटें आई, उसने एक बात पक्की कर ली है कि 2025 चुनाव के बाद बिहार में जो एनडीए का चेहरा होंगे वो नीतीश बाबू होंगे। और अगले 5 साल 2030 तक तसल्ली बख्श तरीके से होंगे, कम से कम 2029 तक तो होंगे। फिलहाल नीतीश बाबू ने उत्तराधिकार के सारे प्रश्नों पर कट लगा दिया है। बिहार में उत्तराधिकार की बात कोई करने नहीं जा रहा, ये तय है। बड़ा हो रहा था कि नीतीश बाबू तेजस्वी को गद्दी सौंप दें, नीतीश बाबू बीजेपी को गद्दी सौंप दें, खुद बाहर से क्या कहते हैं मेंटर की भूमिका निभाएं, तो वो अब नहीं होने जा रहा है। नीतीश बाबू ने अपने लिए इतना इंतजाम पक्के तौर पर कर लिया है। वहीं बिहार में इस चुनाव परिणाम ने एक चीज़ और, तेजस्वी के लिए चुनाव ज़्यादा बड़े संकट के तौर पर आया। जो तेजस्वी का गढ़ थी, आपका दक्षिण पश्चिम बिहार का इलाका है, वो शुरू से आरजेडी का, कम्युनिस्टों का गढ़। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप सीटों पर गौर करेंगे तो बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिन्हें आरजेडी का गढ़ माना जाता था, और उन सीटों पर आरजेडी अपना कोर वोट नहीं बचा पाई। मधेपुरा है, सारण, समस्तीपुर, गया, ये सीटें हैं। यहाँ जो आरजेडी का कोर वोटर है वो भी आरजेडी से दूर गया। ये स्थिति आरजेडी के लिए खराब संकेत है। इवन किशनगंज जहाँ से कांग्रेस जीती, वहाँ भी अगर रिजल्ट को आप देखेंगे तो AIMIM कमजोर नहीं पड़ी, बहुत अच्छा वोट लिया। जेडीयू कांग्रेस से बहुत पीछे नहीं रहा। एनडीए से गठबंधन के बावजूद भी जेडीयू को किशनगंज में मुस्लिम वोट मिला है, और ठीक ठाक। भाजपा के साथ होने के बावजूद भी जो जेडीयू का मुस्लिम वोट है वो उससे छटका नहीं है। छटका भी हो तो उतना नहीं जितना उम्मीद थी। तो अररिया, किशनगंज, इन सीटों पर परिणाम में ये आपको दिख जाए। तो AIMIM का प्रभाव बढ़ रहा है बिहार में। कांग्रेस का अपना वजूद उतना नहीं है कि भाजपा का सवर्ण वोटर तोड़ के आरजेडी के साथ ले आए, और आरजेडी का जो अपना वोट है MY, वो बिखर रहा है। ये स्थिति है बिहार के विपक्ष की। तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि नीतीश बाबू इतने मूर्ख हैं कि वो अगला चुनाव किसी भी कंडीशन में आरजेडी के साथ जाके लड़ना चाहें। तो संभावना इस बात की है कि बीजेपी अकेली लड़े और फायदे में रहे। तो भैया प्रबल संभावना बिहार की यही है कि एनडीए वहाँ पे 2025 में भी सरकार बनाएगा, और अच्छी बढ़त के साथ बनाएगा। और
मुझे जो लगता है कि लालू पुत्रों को शायद उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी कि जहां नीतीश चाचा भतीजों के साथ झूला झूलने निकल पड़े। अब यहाँ भाजपा के लिए जो बड़ा संकट वो विपक्ष या जेडीयू नहीं, भाजपा के लिए बिहार में बड़ा संकट उनके अपने अंदर है। भाजपा का अपना कैडर है वो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कम से कम 3 सीटें वो हैं बिहार में जो एनडीए को भाजपा के अंदर से हराई गई। अश्विनी चौबे जैसे सीनियर लीडर्स ने भी खुल के पार्टी के साथ धोखा किया, सफलता से किया है। तो भाजपा को अपने अंदर पहले मजबूती करनी पड़ेगी। खतरा जो है वो नीतीश से ज़्यादा भाजपा के अंदर से, नीतीश वाला खतरा शॉर्ट टर्म का है। एक बार बिहार में नई सरकार का गठन हो गया चुनाव के बाद, तो वहाँ जितनी ज़रूरत केंद्र में नीतीश की होगी उतनी ही ज़रूरत नीतीश को भाजपा की होगी। तो फिर वो डील बराबर वाली हो जाएगी कि ठीक है भाई, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊँ। तो असली खतरा जो वो है कि जो भाजपा के अंदर बैठे हैं तत्व अश्विनी चौबे जैसे, ये कहीं ऐसा ना कर दें कि भाजपा की सीटें बिहार विधानसभा में कम। भाजपा को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिहार विधानसभा में 80+ सीटें वो लेके आए न्यूनतम गठजोड़ में रहते हुए। उसके बाद बिहार में आपके पास मोदी के हनुमान हैं, चिराग पासवान है। चिराग पासवान तो सीटें भी अच्छी ला सकता है अपने चेहरे पे, और नीतीश चाचा की चाबी का काम भी कर सकता है अगर वहाँ पे बीजेपी अच्छी सीटें ले आती है तो। वैसे नीतीश चाचा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो जानते हैं कुल्हाड़ी पे पैर दे मारना राजनीति में कभी समझदारी नहीं हो सकती। सारे पत्ते अपने हाथ में रखना चाहेंगे, अच्छे से देखना परखना चाहेंगे, फिर एक पत्ता इधर से उठा उधर सेट करना चाहेंगे। उसके बाद नीतीश चाचा कहीं सोचेंगे कि अब क्या करना, क्योंकि जानते नीतीश भी ये हैं कि ये मोदी हैं, अटल बिहारी नहीं हैं जो एक सांसद के लिए सरकार गवा देंगे। वो जानते हैं कि मोदी जरूरत पड़ी तो 20 सांसद भी जुगाड़ कर लेंगे और ध्रुव विरोधी खेमे में से कर लेंगे जिसके साथ आने की कोई संभावना नहीं है वहाँ से। और ऐसा कोई नया नहीं, कई राज्यों में ऐसे चमत्कार हमने कई बार देखे। तो ये उम्मीद मत पालिए कि मोदी एक सांसद से सरकार गिरने जैसी किसी स्थिति का शिकार हो सकते हैं। तो ये अगला सवाल आता है बड़े फैसले। नीतीश को मैं खतरा नहीं मान रहा मूलभूत रूप में, और है भी तो बहुत जल्दी ही काबू आ जाएगा। असली दिक्कत है बड़े फैसले। एनआरसी के लिए इंतजार था, समान नागरिक संहिता बड़ी मुद्दा था, इसके लिए बेसब्री से देश इंतजार कर रहा था। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी चर्चा थी, पीओके का जिक्र तो अक्सर चलता ही रहता है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत कहाँ है? बड़ी दिक्कत सही तो ये है कि अब यूसीसी और एनआरसी आप फिलहाल ठंडे बस्ते में, अगर आपकी उम्मीदें थीं तो आपने उम्मीदों को चुनाव में पूरा नहीं किया, और शायद मोदी अब इन उम्मीदों को आपके लिए आसानी से पूरा करने नहीं जा रहे। तो फिलहाल यूसीसी और एनआरसी, अगले साल 1.5 साल तो इन पर कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है कि इन पर सरकार आगे बढ़ेगी। उसके बाद आ जाइए आप पीओके जैसे मुद्दे हैं, तो इन पर ना नीतीश दखल देंगे ना चंद्रबाबू नायडू, को उन्हें भी पता है कि फ़ायदा इन्हें खुद को ही मिलना। अगर ऐसा कुछ होता है तो राज्य में इन्हें फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी सरकार को इन 5 सालों में सॉर्ट आउट करना है वो है लोकसभा का जो परिसीमन होना है। करीब 200 लोकसभा सीटें बढ़नी है। वो जो नया लोकसभा का परिसीमन होना है, इसमें कश्मीर में जिस तरह से किया गया वो सुनिश्चित किया जाता कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के राजनीति होती है उसकी धार कुंद कर दी जाए, उसे कमज़ोर किया जाए, और ये निश्चित तौर पर किया जाना था। अब इस पर सवाल खड़े हो गए। अब इसको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में आपको नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की मर्जी माननी ही पड़ेगी। और इवन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी आप उतने खुल के फैसला नहीं कर पाओगे जैसे आपको करना था। और एक चीज़ और तय हो गई है कि राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे ये राजनीतिक सफलता नहीं दिलवा सकते। तो फिलहाल तैयार रहिए कि काशी विश्वनाथ पर कुल्ला होता रहे, पैर धोए जाते रहें और आप मूक दर्शक बन के देखते रहें। तो तय आपने किया है तो इसमें अफसोस कैसा। और सच कहूँ तो काशी वालों ने सबसे ज़्यादा तय किया है।
तो ऐसे मुद्दे फिलहाल सिर्फ चर्चा और पर्चा होगा, इन पर खर्चा होने नहीं जा रहा है, ये आप सुनिश्चित मानिए। ये गए, लंबे समय के लिए गए। इवन अगली बार फिर अगर बहुमत भी मोदी पा लेते हैं तो भी शायद इन मुद्दों पे उतनी गंभीरता से अब बीजेपी काम नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे मुद्दों पे राजनीति का हश्र, जैसे ये मुद्दे खत्म होते हैं, हमारी हिंदुओं की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, तो हश्र बड़ा बुरा होता है। ऐसे मुद्दों को 2% वोट भी फ़ायदा नहीं मिल पाता, 2% वोट का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है ऐसे मुद्दों को लेकर के। और हिंदुओं में जो एक वर्ग है, जो जन्मा असंतुष्ट वर्ग है, ये कभी संतुष्ट होता नहीं। इस वर्ग की स्थिति ये है कि हिंदू मुद्दों पर नाराज़गी के चलते ये मोदी के विरोध में पाकिस्तान को भी वोट दे सकता है। तो इनकी नाराज़गी का स्तर ये होता है, हम मोदी से नाराज़ हैं साहब, और इसके लिए हम ओवैसी को वोट देंगे कि बस ओवैसी आएगा और कल सवेरे काशी विश्वनाथ का काम करवा देगा। मोदी तो करवा नहीं पाया 10 साल में। एक ये वर्ग भी है हिंदुओं में, और ये वर्ग जो है, इसे आप कट्टरपंथी हिंदू कह लें या एक्सट्रीम राइट विंग वाले कह लें, यही वजह है कि इन लोगों पे मैं कम से कम कभी भी यकीन नहीं करता हूँ। ये निहायत ही अविश्वसनीय लोग हैं, ये धोखा देना इनकी आदत है, सिद्धांत है। हिंदुत्व के सौदागर हैं दरअसल ये, हिंदुत्ववादी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार को उस तरफ जाना पड़ेगा कि जहाँ हिंदू राष्ट्रवाद की जगह सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करनी होगी, समावेशी राष्ट्रवाद को सामने लाना पड़ेगा, और सॉफ्ट हिंदुत्व जो कहा जाता है उसे पकड़ के और उसके सहारे राष्ट्रवाद को आगे लेके जाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद सरकार अब ये तरीका अपनाने जाएगी, और सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को, अब नई थ्योरी लानी पड़ेगी कि यूपी जैसे राज्यों में आखिर कैसे वोट बैंक वाली जो थ्योरी है उसे ख़त्म किया जाए, उससे लड़ा जाए। क्योंकि भावनात्मक मुद्दे, विकास, ये वो, इन सबको पीछे छोड़ देता है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य। तो बेहतर यही है कि इनके लिए कुछ नई प्लानिंग के साथ आया जाए। बीजेपी को जल्द नए अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं, वो इस सब पे क्या करेंगे ये हमें भी देखना होगा, और देखेंगे भी और उस पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के बाद, और जब तक ये नई चीज़ें आके सेटल नहीं हो रही तब तक तो मोदी जी को अपने सहयोगियों की सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी, और बार बार इन्हें मनाना भी पड़ेगा, विकल्प नहीं है ज़्यादा। और नई सरकार कैसे काम करेगी, नई सरकार के किस मंत्री को क्या मिलने जा रहा है और क्या उनसे उम्मीदें हमें रखनी चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा चलती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।